हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट की बात होती है तो हर्षद मेहता का नाम सामने आ ही जाता है। हर्षद मेहता की कहानी किसी बॉलीवुड मूवी जैसी लगती है, लेकिन हर्षद का राइज जितना तेजी से हुआ था, उनका डाउनफॉल भी उतना ही दर्दनाक होने वाला था। इनफैक्ट इनके ऊपर कुछ मूवी भी बनी है। 2006 में एक मूवी आई थी गफला नाम से। इसके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनाई गई है जिसका नाम है स्कैम 1992। इसके अलावा इसके ऊपर एक और मूवी बनाई गई है जिसका नाम है द बिग बुल करके, जिसमें हर्षद मेहता का किरदार अभिषेक बच्चन ने निभाया है। लेकिन जब ये मूवी बनती है तो काफी लोग क्यूरियस होते हैं, स्पेशली जब इतने बड़े स्कैम की बात आती है। वो जानना चाहते हैं आखिर ये स्कैम हुआ कैसे था। कई सारे आर्टिकल भी इसके ऊपर लिखे गए हैं। कई तरीके के सवाल उठते हैं, जैसे कि इस स्कैम का आखिर साइज कितना बड़ा था। कहीं पे 1000 करोड़ सुनने को मिलता है, कहीं पे 5000 करोड़। एग्जैक्ट वैल्यू क्या थी स्कैम की? इस स्कैम के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व थे? क्या हर्षद मेहता अकेले इतना बड़ा स्कैम कर सकता था? और भी बड़े प्लेयर इन्वॉल्व थे? किस तरीके से इस स्कैम को अंजाम दिया गया? किस तरीके के लूप होल्स को यहाँ पे यूज किया गया था? ये सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी सच सामने आने वाले हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए। ये जो स्कैम का पीरियड है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर माना गया है अप्रैल 1991 से लेकर मई 1992 तक। अप्रैल 1991 को सेंसेक्स की वैल्यू थी करीब 1250। अप्रैल 1992 को करीब एक साल बाद ये वैल्यू करीब पहुंच गई 4467। एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 4 गुना हो गया। सो जाहिर सी बात है, ये फंडामेंटल पे मार्केट नहीं चल रही थी। यहाँ पे स्पेकुलेशन हो रहा था। कुछ स्टॉक के अंदर ज्यादा स्पेकुलेशन हो रहा था, जो हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक। इसमें एक स्टॉक तो कुछ ज्यादा ही फेवरेट था, एसएसी यानी एसोसिएटेड सीमेंट कंपनी। इस शेयर की वैल्यू 200 से 9000 तक पहुंच गई 3 महीने के अंदर, 4400% के रिटर्न। इसके अलावा जिस स्टॉक में हर्षद मेहता और उसके अकॉम्प्लिस ने ट्रेड किया वे थे अपोलो टायर, रिलायंस, स्टारलाइट, वीडियोकॉन, टिस्को एंड बीपीएल। एक्चुअली इतने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग नहीं थे। इनके अंदर आर्टिफिशियली इंक्रीज किया जा रहा था प्राइस को। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इतने लंबे टाइम तक पूरी की पूरी मार्केट चढ़ती ही चली जाए, इसका मतलब बहुत सारे स्टॉक के अंदर बहुत ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। क्या हर्षद मेहता इतना बड़ा आदमी था? अकेले आदमी के पास इतना ज्यादा पैसा हो सकता है? हजारों करोड़ों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हर्षद मेहता के पास इतना पैसा नहीं था, तो जाहिर सी बात है कहीं और से ये पैसा आ रहा था। खैर 23 अप्रैल 1992 को ये स्कैम सामने आया, जब टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल छपा जो सुचेता दलाल ने लिखा था। वो वहाँ के एक फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी। पता चला कि एसबीआई के एक अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब हैं। और एक और सच सामने आया कि इरेगुलर ट्रांजैक्शन हो रही थी। हर्षद मेहता बैंकों का पैसा यूज कर रहा था स्टॉक मार्केट में, लेकिन किस तरीके से कर रहा था वो जल्द ही जानेंगे। मार्केट में इस तरीके से न्यूज आने के बाद पैनिक हो गया। मई 1992 में सेंसेक्स 3000 पर आ गया और अगस्त में 2500 पे ऑलमोस्ट आधा हो गया। उस टाइम पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी। जब मार्केट पीक पे चल रही थी, उनका स्टेटमेंट आया था, आई एम नॉट द वन टू लूज माई स्लीप ओवर द फ्लक्चुएशन इन द शेयर प्राइस इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन जब मार्केट क्रैश हो गया, ये स्कैम सामने आया, तो 4 मई 1992 को पार्लियामेंट में उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि बैंकों का पैसा यूज हुआ है इरेगुलर ट्रांजैक्शन के अंदर और वो पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर लगा है। दोस्तों, ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल स्कैंडल की। साल 1973, शहर रायपुर। 18 साल का हर्षद अपनी लाइफ से तंग हो चुका था। फादर का बिजनेस चल नहीं रहा था, लेकिन हर्षद इस सिचुएशन को बदलना चाहता था। इसलिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए वो एक ऐसे शहर के लिए निकल पड़ा जो इसकी जिंदगी बदल के रख देने वाला था। सपनों का शहर मुंबई। हर्षद ने अपनी बीकॉम की शिक्षा मुंबई के लाला लाजपत राय कॉलेज से पूरी की एवं साथ में छोटे मोटे काम करने लगे। अगले कुछ सालों में
हर्षद की पूरी फैमिली रामपुर से मुंबई शिफ्ट हो गए। 1977 में कॉलेज खत्म होने के बाद हर्षद ने अगले कुछ सालों तक अलग अलग कंपनी में जॉब की। इसी दौरान हर्षद को स्टॉक मार्केट में रुचि आने लगी। फिर हर्षद मेहता ने अपनी जॉब छोड़ दी और बी अम्बालाल स्टॉक ब्रोकर ज्वाइन किया। बाद में वो स्टॉक ब्रोकर JL शाह और नंदलाल सेठ का स्टॉक ब्रोकर बना। 1984 में हर्षद मेहता ने अपने भाई अश्विन मेहता के साथ मिलकर ग्रोमोर रिसर्च एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनी की स्थापना की। ग्रोमोर का ऑब्जेक्टिव था वेल्दी लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस प्रोवाइड करना। बेसिकली उनका सरप्लस मनी मार्केट में इन्वेस्ट करके उनको हाई रिटर्न दिलवाना। हर्षद ने देखा कि मार्केट में टी लीफ के रेट 3 से 4 रुपए पर केजी बढ़ गए। बेचने वाली कंपनी को नॉर्मल से ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन इसके बावजूद मार्केट में टी कंपनी के शेयर काफी अंडर वैल्यू थे। इसलिए हर्षद ने अपने क्लाइंट्स के लिए मैकडॉनल्ड रसल, टाटा टी, हैरिसन एंड मलयालम जैसी कंपनी के शेयर हेवली बाय करना चालू कर दिए। साल भर में कंपनी के शेयर प्राइस तेजी से बढ़ने लग गए, जिससे हर्षद और ग्रोमोर के क्लाइंट के बहुत पैसे बने। अपने हाई रिटर्न के चलते ग्रोमोर का नाम चारों तरफ फैल गया। लोग ग्रोमोर की स्कीम में पैसा लगाने के लिए लाइन लगाने लगे और इसी तरह 1985 तक हर्षद मेहता स्टॉक मार्केट के जादूगर बन चुके थे। लेकिन उनकी सक्सेस को देखते हुए मार्केट का एक पुराना दिग्गज खुश नहीं था और वह दिग्गज था मनु मानिक। मनु मानिक मार्केट के पुराने खिलाड़ी थे और स्टॉक मार्केट की भाषा में वे बियर थे, मतलब वो शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाते थे। मनु मानिक जैसे बियर को प्रॉफिट तब होता था जब शेयर के प्राइस गिरते हैं। मनु मानिक हर्षद मेहता को गिराने का मौका बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे और उन्हें वो मौका मिला 1986 में, जब फाइनेंस मिनिस्टर VP सिंह ने बजट अनाउंसमेंट में कुछ ऐसे डिसीजन लिए जिन्हें बिजनेस के लिए अच्छा नहीं माना गया और अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट गिरने लगा। हर्षद ने स्पीक नाम के शेयर काफी हेवली क्वांटिटी में खरीद रखे थे और अब उसका प्राइस भी गिर रहा था। इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मनु मानिक और उनके बियर गैंग ने स्पीक में हेवी शॉर्ट सेलिंग की और उसके प्राइस को और भी ज्यादा गिरा दी। हर्षद ने BSE से मार्जिन लेके, बेसिकली लोन लेके स्पीक में इन्वेस्ट किए थे। बियर गैंग ने ये रूमर फैला दी कि हर्षद को 1 करोड़ से ज्यादा तक लॉस हो गया और अब वो स्टॉक मार्केट के ड्यूज नहीं चुका पाएगा। बेसिकली मार्केट में ये खबर फैल गई कि हर्षद और ग्रोमोर कंसल्टेंट बैंकरप्ट होने वाले हैं, जबकि रियलिटी में हर्षद के पास लौटाने के लिए सफिशिएंट पैसे थे। अपनी और ग्रोमोर की रिपुटेशन बचाने के लिए हर्षद को जल्द ही कुछ करना था। ड्यू को लौटाने के लिए 14 डेज का समय मिलता था, लेकिन रूमर को काउंटर करने का सबसे बेस्ट तरीका था सिंपल, टाइम से पहले पेमेंट कर देना। इसलिए उन्होंने 14 डेज एडवांस में ही सारी पेमेंट क्लियर कर दी और पूरे ट्रेडिंग रिंग तक अपनी एडवांस पेमेंट की खबर फैला दी। इससे उनके रिपुटेशन और भी ज्यादा बढ़ गई। बियर गैंग शॉक रह गए, पर इस इंसिडेंट में हर्षद मेहता को 1.5 करोड़ का लॉस हुए, जो उनके लिए एक सिग्निफिकेंट सेटबैक था। लेकिन उन्होंने जल्द ही बाउंस बैक किया। ग्रोमोर ने छोटे इन्वेस्टर के साथ साथ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए काम करना चालू कर दिया और जल्द ही इंडिया के सबसे बड़े इंस्टीट्यूशनल ब्रोकर में से एक बन गए। लेकिन हर्षद के मन में एक बात खटक रही थी, वो जिंदगी भर ब्रोकर बन के दूसरे का पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाना चाहते थे। वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर बनना चाहते थे। वो चाहते थे कि पैसा और प्रॉफिट दोनों ही उनका हो, लेकिन इसके लिए उन्हें कई 100 करोड़ का कैपिटल चाहिए था और इस कैपिटल के लिए हर्षद ने एक नए मार्केट में एंट्री लेने का फैसला किया, द मनी मार्केट। किसी को नहीं पता था अगले 3-4 सालों में हर्षद मेहता की पॉपुलैरिटी भी काफी बढ़ गई। मीडिया हाउसेस ने उसको कवर करना शुरू कर दिया। कुछ मैगजीन के फ्रंट पेज पर भी हर्षद मेहता का फोटो आया और हर्षद मेहता को अलग अलग टाइटल दिए गए, द बिग बुल, अमिताभ बच्चन ऑफ स्टॉक मार्केट। लेकिन सवाल वही का वही कि आखिर ये इतनी ज्यादा सक्सेस इतनी कम समय में कैसे? तो चलिए अब हम इसे समझते हैं। उस समय बैंक के अंदर किसी तरीके का कोई कंप्यूटराइजेशन था नहीं। उस टाइम पे इंटरनल ऑडिट ज्यादा नहीं होते थे। बैंकिंग सेक्टर के साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज भी बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड थे। उस टाइम पे सेबी नाम मात्र के लिए था। 1988 में सेबी आ तो गई थी, बट वो स्टेचुटरी बॉडी नहीं थी, वो सिर्फ रेगुलेशन बनाती थी। अगर कुछ स्कैम सामने आ भी जाए तो BSE की अगर हम बात करें, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, वहां पर भी ब्रोकर का ही राज चलता था। किसी तरीके के कोई रेगुलेशन फॉलो नहीं होते थे। इसके साथ साथ उस टाइम पे फॉरेन बैंक्स भी अलाउ हो गए थे।
इंडिया के अंदर काफी ऑपरेट कर रहे थे। इनफैक्ट जो पीक पीरियड था स्कैम का, अप्रैल 1991 से लेकर 1992 तक मैक्सिमम ट्रांजैक्शन फॉरेन बैंक से ही हुए थे और उसमें सबसे ज्यादातर इर्रेगुलर ट्रांजैक्शन थे, मतलब भेदभाव भी होता था। जो रेगुलेशन अपने नेशनलाइज बैंक पे अप्लाई होते थे वो फॉरेन बैंक पे अप्लाई नहीं होते थे, उनको काफी छूट दी गई थी। सिटी बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक ने काफी प्रॉफिट भी कमाया था। इसके साथ साथ स्टॉक ब्रोकर के ऊपर भी कोई खास रेगुलेशन नहीं थे, किसी तरीके के कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं थी, उनके अकाउंट की कोई ऑडिट नहीं कर सकता था। हर्षद मेहता के इस स्कैम में बैंक का क्या रोल था, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। हर्षद मेहता ने इस स्कैम में RF यानी रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग किया था। बेसिकली गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस कवर करने के लिए सिक्योरिटीज इशू करते हैं, जिन्हें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड, जिसके थ्रू गवर्नमेंट अपने एक्सपेंसेस कवर करने के लिए पैसे उठाते हैं और उन पैसों के बदले में गवर्नमेंट सारे इन्वेस्टर को कुछ इंटरेस्ट यानी ब्याज देते हैं और सारी बैंक को इन सिक्योरिटीज में कुछ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब किसी बैंक को पैसे की जरूरत पड़ती थी तब वो बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दूसरे बैंक को बेच देती थी और उनसे शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती थी और कुछ दिनों बाद तय किए गए इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस करके अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस ले लेती थी। अगर इसको सिंपल भाषा में बात करूं तो बिल्कुल उसी तरह जैसे जब आपको पैसे की जरूरत होती है तब आप किसी सेठ के पास अपने गहने या ज्वेलरी गिरवी रख के उसके बदले में पैसे उधार लेते और फिर कुछ दिनों बाद तय की हुई इंटरेस्ट के साथ पैसे वापस करके अपनी ज्वेलरी वापस ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरे बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बदले शॉर्ट टर्म लोन देती थी। रेडी फॉरवर्ड डील में ब्रोकर बैंक के बीच में मीडिएटर का काम करता था, जिनका काम था इन बैंकों को सिक्योरिटीज बेचनी है उनके लिए बायर ढूंढना और जिन बैंक को सिक्योरिटीज खरीदनी है उनके लिए सेलर खरीदना। हर्षद मेहता भी एक ब्रोकर था और वो भी बैंक के बीच मीडिएटर का काम करता था। रेडी फॉरवर्ड डील में कुछ लूप होल्स थे जिनके थ्रू इलीगल यानी अवैध तरीकों से पैसा बनाया जा सकता था और उसके बारे में हर्षद को अच्छे से पता था और फिर हर्षद मेहता ने उन्हीं लूप होल्स का उपयोग अपने फायदे के लिए किया। वो कैसे, आइए इसे देखते हैं। मान लीजिए 4 बैंक हैं, बैंक ए, बैंक बी, बैंक सी और बैंक डी। जब बैंक ए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचना चाहती थी तो हर्षद मेहता इस बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था, यानी बैंक ए के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए बायर ढूंढने का काम करता था। हर्षद बैंक ए से सिक्योरिटी लेता था और उनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बायर ढूंढने के लिए कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था और तभी बैंक बी जिनसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदनी है उनके पास जाकर उनसे सिक्योरिटीज के पैसे लेता था और सेलर ढूंढने के लिए और सिक्योरिटी लाकर देने के लिए बैंक बी से भी कुछ दिनों का वक्त मांग लेता था। इस तरह हर्षद बैंक ए से ली हुई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बैंक बी से ली हुई कैश दोनों कुछ दिनों के लिए अपने पास रख लेता था। RBI की गाइडलाइन के अनुसार कोई भी बैंक सीधे ब्रोकर के नाम पर अपना चेक इशू नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाली बैंक को अपना चेक सीधे गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने वाली बैंक के नाम पे इशू करना था, न कि ब्रोकर के नाम। लेकिन इस केस में चेक सेलर बैंक को इशू करने के बजाय सीधा हर्षद मेहता जो कि एक ब्रोकर था उसके नाम इशू किया जाता था। बहुत सारे बैंक को पता ही नहीं होता था कि वो किस बैंक के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है, क्योंकि बैंक सीधा हर्षद मेहता के साथ डील करती थी और इसलिए हर्षद सिक्योरिटी खरीदने वाली बैंक को अपने नाम पर चेक इशू करने के लिए कहता था। हर्षद सालों से बैंक के बीच ब्रोकर का काम अच्छी तरह से कर रहा था और उन दिनों हर्षद का मार्केट में नाम भी अच्छा था। हर्षद ने इसी भरोसे का गलत फायदा उठाया। उसने बैंक से मिला हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में शेयर के प्राइस बढ़ाने के लिए यानी स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया। कुछ दिनों का वेट करने के बाद बैंक ए जब हर्षद मेहता से अपनी बेची हुई सिक्योरिटी का पैसा मांगती थी तब हर्षद कोई और बैंक ढूंढ लेता था जिससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी है। मान लीजिए बैंक सी को भी सिक्योरिटी खरीदनी है तो हर्षद बैंक सी के पास जाकर उनसे पैसे लेता था और उनसे सिक्योरिटी लाकर देने के लिए कुछ दिनों का समय मांग लेता था और बैंक ए के पास जाकर उन्हें उनका पैसा दे देता था। फिर बैंक बी और सी की डील पूरी करने के लिए हर्षद और बैंक के साथ इसी तरह की डील करता था और जब वो बैंक भी अपना पैसा या सिक्योरिटी मांगती थी तो हर्षद और किसी बैंक के साथ डील करता था। इस तरह हर्षद बहुत सारी बैंक के लिए ब्रोकर का काम करता था जिससे कि हमेशा उसके पास अच्छा खासा पैसा
बचा रहे। इस तरह हर्षद ने रेडी फॉरवर्ड डील का उपयोग चेन सिस्टम की तरह किया, जिससे हमेशा हर्षद के हाथ अच्छा खासा पैसा रहता था, जिससे वो स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता था। सो अभी हमने देखा कि कैसे रेडी फॉरवर्ड डील में एक बैंक दूसरे बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती थी। तब वो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने वाली बैंक को एक्चुअल में गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं देती थी, बल्कि एक रिसिप्ट देती थी, जिसे गवर्नमेंट रिसिप्ट यानी BR बैंक रिसिप्ट कहते हैं। और उस बैंक रिसिप्ट से ये कंफर्म होता था कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल हो गई है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचने वाली बैंक को उसके पैसे मिल गए हैं। जब हर्षद को स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए और शेयर की प्राइस बढ़ाने के लिए और ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी, तब हर्षद ने अपना ये स्कैम एक स्टेप और आगे बढ़ाया। इस बार तो हर्षद ने सारी हदें पार करते हुए कुछ छोटे बैंक जैसे बैंक ऑफ करद को ब्राइब देके उनसे फेक BR यानी बैंक रिसिप्ट बनवाना चालू कर दिया। जिन बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदनी होती थी, उन बैंक को हर्षद फेक BR रिसिप्ट देता था और बैंक ये समझकर हर्षद को पैसा दे देती थी कि बैंक रिसिप्ट ओरिजिनल है और उन्हीं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मिल गई है, जबकि ऐसा नहीं था। और फिर हर्षद ने उन पैसों का प्रयोग स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट करने के लिए किया। उन पैसों की मदद से हर्षद ने मार्केट को आसमान में पहुंचा दिया। हर्षद मेहता के फेवरेट स्टॉक जैसे ACC का स्टॉक 2 से सीधा 9,000 तक पहुंचा दिया था। अपोलो टायर्स का प्राइस भी 10 गुना बढ़ गया था। बैंक से मिला हुआ पैसा हर्षद हेवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता गया, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ने लगी और स्टॉक मार्केट में तेजी आ गई। तेजी का माहौल देखकर लोग भी स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने लगे, जिससे तेजी का माहौल और बढ़ गया और शेयर के प्राइसेस लगातार बढ़ने लगे। स्टॉक मार्केट जब पीक पर था, यानी जब अच्छा खासा बढ़ जाता था, तब हर्षद अपने शेयर बेचकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा लेता था और बैंक को उनके पैसे रिटर्न करके बैंक से अपनी फेक रिसिप्ट वापस ले लेता था। और ये सिलसिला लगातार चल रहा था। ये सिलसिला तब तक अच्छे से चला जब तक शेयर के भाव लगातार बढ़ रहे थे। बहुत ही जल्द हर्षद का एक दर्दनाक डाउनफॉल होने वाला था। 1991 में ही RBI को इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि मनी मार्केट में BR का मिसयूज हो रहा है, इसलिए उन्होंने कुछ बैंक के अगेंस्ट इंक्वायरी ऑर्डर की और साथ ही सभी बैंक के लिए BR के यूज से रिलेटेड स्ट्रिक्ट गाइडलाइन इशू कर दी। मतलब अब फेक BR का यूज करके मनी मार्केट में ऑपरेट करना मुश्किल हो चुका था। लेकिन इसके बाद भी हर्षद ने दिसंबर 1991 में SBI बैंक से 500 करोड़ का अमाउंट ले लिया। हर बार की तरह उन्होंने इस बार भी पैसे को स्टॉक मार्केट में शेयर को पंप करने में लगा दिया, लेकिन इस बार वो दूसरे बैंक से फेक BR लाके SBI को नहीं दे पा रहे थे। इस दौरान उन्होंने SBI के एक एम्प्लॉय को ब्राइब किया और उसने SBI के रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया, जिससे कि सीनियर SBI ऑफिसर को इस 500 करोड़ के सिक्योरिटीज गैप के बारे में पता न चले। इसके बावजूद भी SBI ऑफिसर को अप्रैल 1992 में अपने रिकॉर्ड में 500 करोड़ के गैप के बारे में पता चल गया। SBI ने हर्षद को पैसे वापस करने के लिए प्रेशराइज करने लगे। हर्षद को पैसों की सख्त जरूरत थी ताकि वो स्टॉक मार्केट को उठा के रख सके, लेकिन टाइम पे पैसे वापस करना भी जरूरी था, क्योंकि अगर SBI लीगल एक्शन ले लेता तो उनका पूरा स्कैम सबके सामने आ जाता। अश्विन ने सजेस्ट किया कि हर्षद ने स्टॉक को बेच दे और SBI को पैसे रिटर्न करके दे दे, लेकिन हर्षद ऐसा नहीं करना चाहता था। हर्षद ने SBI से कुछ टाइम मांगा और एक दूसरे बैंक NHB से पैसे उठा लिया और SBI को इंस्टॉलमेंट में पैसे लौटाने लगे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्टर सुचेता दलाल को इस पूरे केस के बारे में पता चल गया और उन्होंने 23 अप्रैल 1992 में फ्रंट पेज पे खबर छाप दी कि SBI के अकाउंट से 500 करोड़ रुपए गायब थे और उसके पीछे बिग बुल यानी हर्षद मेहता का हाथ था। इस एक्सपोजर के चलते पार्लियामेंट में सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी और सरकार ने पैनिक में आकर हर्षद के ऊपर इनकम टैक्स, RBI और CBI की इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी। एक एक करके स्टॉक मार्केट का पूरा स्कैंडल सामने आने लगा। पूरे देश को पता चल गया कैसे बहुत चालाकी से बैंक का पैसा यूज करके सालों तक स्टॉक मार्केट को आर्टिफिशियली इंक्रीज किया गया। स्टॉक मार्केट में भी पैनिक फैल गया। हर्षद मेहता के स्टॉक का हाल सबसे ज्यादा बुरा हुआ और रिटेल इन्वेस्टर के भी लाखों करोड़ों डूब गए। जब इस पूरे स्कैम का साइज असेस किया गया तो ये 4,000 करोड़ से भी ज्यादा था। CBI ने 9 नवंबर 1992 को हर्षद मेहता को अरेस्ट किया। हर्षद पर 600 सिविल एक्शन सूट्स एंड 17 क्रिमिनल केस के
चार्जेड थे। सिक्योरिटीज मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हमेशा के लिए हर्षद को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से बैन कर दिया। हर्षद मेहता को थाने जेल में रखा गया था। अचानक एक रात हर्षद को चेस्ट में पेन होने लगा, फिर उसे थाने सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। लेकिन दिसंबर 2001 में 47 की एज में उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। जब हर्षद की मृत्यु हुई तब भी 27 केस उनके खिलाफ पेंडिंग थे। हर्षद के लाइफ स्टाइल बॉलीवुड स्टार की तरह था। हर्षद के पास मुंबई में एक सी फेसिंग बंगला था जिसमें मिनी गोल्फ कोर्स और स्विमिंग पूल भी था। हर्षद के पास लेक्सस और स्टारलेट जैसे लग्जरी कारें थी जो उन दिनों अमीरों के लिए भी इजीली अफोर्डेबल नहीं थे। 26 करोड़ का एडवांस इनकम टैक्स भर के हर्षद मेहता उस टाइम इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंडिविजुअल टैक्स पेयर थे। उनके जाने के सालों बाद भी आज उनकी स्टोरी बहुत कंट्रोवर्शियल है। जहां तक कुछ लोग उन्हें एक स्कैमर की तरह देखते हैं, तो वहीं उनकी फैमिली का मानना है कि हर्षद को अनफेयरली उन प्रैक्टिस के लिए टारगेट किया गया जो उस समय मार्केट में काफी कॉमन थे। तो दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है इस स्कैम के बारे में, प्लीज कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।